चलिए बोलिए। चश्मा बड़ा गंदा है। चलिए सही क्लियर आ रहा है जी। फर्स्ट क्लास कैसे कर रहा है? फर्स्ट क्लास आ रहा है। मिक्सचर अकेले अकेले नहीं खाना, तो नहीं हमरो दो फकाओ, दो ला 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 थोड़ा दे दो। सर पानी वानी चाहिए? हाँ सर। चलो चुप रहो। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कहाँ कहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है? चला गेट बंद कर दीजिए। चलिए, तो पॉलिटी का जो आपका मेन जो आज पॉइंट होने वाला है, हम उसका नाम लेंगे। अब पढ़ाने वाला टाइम ख़त्म हो गया। अब ये एक्सप्लेन करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान होते हैं जहाँ पे पॉलिटी वगैरह पर उतना विशेष ध्यान दिया नहीं जाता है। मैथ और साइंस पे ध्यान दे दिया, समझ गए? तो खैर, मेरी शुरू से आदत है कि सभी विषयों पर बराबर ध्यान दिया जाता है ताकि स्टूडेंट का जो परसेंटेज है एकदम फाड़ के आए। समझ में आ गया? बंद करो उसको। तो जो आपका पहला जो चैप्टर है जी, वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, है ना? जो आपका जो दूसरा जो चैप्टर है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है। चौथा जो है आपको लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धि, इस चैप्टर में यही जानना है लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में। और जो आपका जो पांचवा जो चैप्टर है उसमें जानना है लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र की चुनौती। आज हम लोग पता है इन्हीं 5 चैप्टर में से अपने एग्ज़ाम में आने वाले सारे के सारे जो प्रश्न हैं हम उनको पकड़ लेंगे। और ऐसे वैसे नहीं पकड़ेंगे, एकदम कन्फर्म पकड़ेंगे, ठीक है? मेरा काम है कि संभावना व्यक्त करना और आपका काम है कि उस संभावना को सुनकर और मेहनत करना, ठीक है? तो पहला जो चैप्टर है, जो पहला जो आपका जो सवाल इस चैप्टर से जो पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्यों? ठीक है? तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो एक सवाल ये पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्यों? सत्ता की साझेदारी, यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। एकदम इंपॉर्टेंट है ये कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्यों? अब हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा देर में, ठीक है? अगला जो है आपका लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के स्वरूप। सुनिए, अगर हम आपको इसमें बताना चाहें ना, अगर हम आपको इसमें बताना चाहें तो बहुत ज़्यादा डीप हम आपको बता देंगे, लेकिन ये सब मेरा लिखवाया हुआ है। और जो लोग नहीं लिखे हैं तो कम से कम आप जो है किताब को खोलिए और किताब में से जो है जो हम प्रश्नों का जो नाम ले रहे हैं आप उनको ढूंढिए। और नहीं तो अगर ऐसा है तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे किसी दिन, लेकिन फ़िलहाल इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है जो हम बता रहे हैं। तो पहला सवाल है जी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? अब सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? सत्ता में साझेदारी करना, हिस्सेदारी करना किन किन स्वरूपों में देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सत्ता की साझेदारी में आप देखेंगे कि भारत जो है संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है। तो पहले तो यहाँ सत्ता एक जगह केंद्रीकृत तो है नहीं। पहला तो 2 भागों में केंद्रीकृत है जी, एक जगह केंद्र में है, एक जगह केंद्र में है और एक जगह राज्य में है। तो पहला तो अब सत्ता का विभाजन यहीं देख लिए, केंद्र और राज्य के रूप में। पहला जो सत्ता का जो विभाजन है आप यहीं देख लिए, केंद्र और राज्य में। अब केंद्र में भी जब आप आइएगा तो बहुत स्वरूप है कि नहीं? राज्य में जब आप आइएगा तो उसमें भी बहुत सारे चरण हैं। अब देखते चले आइए कि केंद्र में प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, संसद से लेके, विधायक से लेके एकदम निचले स्तर तक, एकदम पंचायत, ग्राम पंचायत तक एकदम आप आ जाइए तो ग्राम पंचायत तक आपको सत्ता का जो है साझेदारी मिलेगा।
ठीक है। अब सत्ता के साझेदारी में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब आप देखेंगे इसमें तो बहुत सारे और भी हिस्सेदार हैं भाई, जो निम्न वर्ग महिला हो गए, पुरुष हो गए, चाहे SC ST के लोग हो गए, चाहे अनेक प्रकार के जो लोग हैं वो भी सत्ता में साझेदारी करते हैं। सही है। तो यहाँ से ये सवाल पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्यों। और मान लीजिए अगर आप सत्ता में साझेदारी नहीं करते हैं तो एक आदमी के हाथ में अगर सत्ता अगर चला गया तो फिर भैया डिक्टेटरशिप आ जाएगा। बात को समझ गए। तो ये हो गया, इसका प्रमुख जो है वजह ये है कि आपको सत्ता में साझेदारी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा, अगर व्यवस्थाएं अगर सत्ता में साझेदारी की नहीं होंगी तो उस जगह पर क्या होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा, सत्ता एक हाथों में चल जाएगी, जैसे कि अभी भारत में चल रहा है। हालांकि भारत में सत्ता की साझेदारी हर चरणों में है देखिए, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि एक पार्टी जो है छल कपट करके कैसे भी जो है अपना जो है सत्ता सिर्फ अपने हाथों में लेना चाहती है और सारी शक्तियाँ अपने हाथों में लेना चाहती है। तो जब सत्ता में जब आप साझेदारी जब आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपके शक्ति का जो विभाजन है वो कैसे कर पाइएगा आप, होगा ही नहीं। शक्ति किसी एक हाथों में चल जाएगी। शक्ति का विभाजन के लिए ही सत्ता की साझेदारी जरूरी है, कार्यपालिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, विधायिका के रूप में, इस प्रकार से आवश्यक है। सभी को भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता के अधिकार के अगर हिसाब से अगर देखेंगे तो सत्ता की साझेदारी वहाँ भी प्रमुख भूमिका निभाती है कि भैया सबके पास होना चाहिए सत्ता का अधिकार, है कि नहीं है। आगे सुनिए, अगला जो इस चैप्टर से जो सवाल जो बन सकता है वो क्या बन सकता है। तो आपसे एक सवाल एक पूछ सकता है यहाँ पे कि सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है और सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है। तो सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में देखिए, दुनिया में कोई ऐसा समाज है ही नहीं जहाँ पे सामाजिक विभिन्नता नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा समाज है जहाँ पे सामाजिक विभिन्नता है। लेकिन सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता में फ़र्क है। सामाजिक विभिन्नता आप किसको बोलेंगे, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। सामाजिक विभिन्नता जैसे समाज में बहुत रंग के लोग हैं, बहुत भाषा के लोग हैं, समाज में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं, समाज में कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई महिला है, कोई पुरुष है ना, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है। तो ये विभिन्नताएं हैं। अब आप उसको विभाजन कब कहेंगे, तो विभाजन का स्वरूप वो तब ले लेगा जब कोई भी सामाजिक विभिन्नता समाज में बहुत ज़्यादा चढ़ बढ़ के बोलने लगे। जैसे आज भारत जैसे विशाल राष्ट्र में आप देखेंगे कि जो सामाजिक विभिन्नता है वो तो है ही, जाति के नाम पे है, भाषा के नाम पे है, धर्म के नाम पर है, गोरे काले के नाम पर है। हालांकि गोरा काला वाला हम लोग के यहाँ उतना नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब सामाजिक विभाजन आप देखेंगे तो क्या है जी, सामाजिक विभाजन आपको एक बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय आपको देखना पड़ा था। जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, वहाँ क्या हुआ, सामाजिक विभिन्नताएं थीं, लेकिन वो सामाजिक विभिन्नता किसका रूप ले लिया, सामाजिक विभाजन का, सामाजिक विभाजन का। सुनिए, आपके घर में 2 गो गोतिया है, बढ़िया से रह रहा है, भेदभाव है सब में कि 2 रुपया खा रहा है, वो 5 रुपया खा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने कहने का अर्थ ही है कि दोनों का बढ़िया से चल बन रहा है, मतलब विभिन्नताएं हैं, सोच विचार का फर्क है। लेकिन जब हड़िया बर्तन जब अलगे हो जाए, का हड़िया अलग का बर्तन अलग, तो हो गया भाई सामाजिक विभाजन। मतलब उसको समझना इस तरीके से। तो सामाजिक विभाजन आज भारत में किन रूपों में देखा जाता है, धर्म के रूप में, धर्म के आधार पर आज हम क्या देखते हैं, सामाजिक विभाजन। असामाजिक विभाजन ही जन्म देती है सांप्रदायिकता को। सांप्रदायिकता क्या है जी, तो सांप्रदायिकता हम कहेंगे जब कोई भी सामाजिक विभाजन जब बहुत ज़्यादा जब बढ़ चढ़ के बोलने लगे और हिंसात्मक रूप ले ले, जब सामाजिक विभाजन जब हिंसा का रूप ले ले, तो हम उसको कहेंगे सांप्रदायिकता है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है, समझ गए। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछ देगा कि बताइए कि सांप्रदायिकता क्या है। सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता तो हम आपको बता ही चुके हैं। अरे हम काले हैं, आप गोरे हैं, सामाजिक विभिन्नता है, बहुत सारे लोग हैं, कोई लंबा है, कोई नाटा है, सामाजिक विभिन्नता है। बात को समझ रहे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सामाजिक विभिन्नता है। लेकिन कोई ऐसी सामाजिक विभिन्नता, कोई एक ऐसी सामाजिक विभिन्नता जो बहुत ज़्यादा उसका बोलबाला हो, जो सभी के विचारों में चल रहा है और वो एक दिन सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। जैसे धर्म आज भारत में चल रहा है, सामाजिक विभाजन का रूप लेते जा रहा है, और जिसके कारण भारत के कई स्थानों पर जो है
साल भर में 2 साल में हमेशा जो है सांप्रदायिकता देखा जाता है। ये है। हम लोग कितने सवालों को देख लिए? देखिए 3 सवाल। पहला तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, हम आपको बता चुके हैं। दूसरा सवाल ये है जी कि धर्म बल्कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन, ठीक है, विभिन्नता और विभाजन, विभिन्नता और विभाजन। तीसरा सवाल सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता एक प्रकार का सामाजिक विभाजन का हिंसात्मक रूप है, हिंसात्मक रूप है। जब हिंसा में जब ढल के आने लगे तो हिंसात्मक रूप हो गया। चलिए अगला पॉसिबिलिटी हम लोग करते हैं क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है? देखिए अब जब आप समाज में, हो सकता है कि आपसे वर्ण व्यवस्था पूछ दे, हो सकता है कि पूछे, हालांकि हमको नहीं लगता है कि यहाँ से पूछा जाएगा। तो जातिगत असमानताएं पूछ सकता है कि जातिगत असमानताओं की जो है भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव है। हालांकि ये अगले चैप्टर का विषय है, तो हम लोग जो है उसको भी देख लेंगे। वर्ण व्यवस्था आपसे पूछ सकता है। तो देखिए हुआ क्या था कि वर्ण व्यवस्था ज़्यादातर जो प्रचलित जो हुआ उत्तर वैदिक काल के दौर से हुआ, जहाँ पे वर्णों को जो है 4 भागों में बांट दिया गया। समझ गए? 4 भागों में बांट दिया गया और कहा यह है कि जो निम्न जाति, उच्च जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया और क्या बोलते हैं क्षत्रिय हो गया, इनको 4 वर्णों में जो बांट दिया गया, तो इसी को तो हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। भारतीय समाज में लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया गया था, तो यही है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर आप ज़्यादा बताना चाहें तो ऐसे बोल दीजिए कि उत्तर वैदिक काल, हालांकि 6 भागों में बांटा गया था उत्तर वैदिक काल के बाद, अभी हम 4 ही वर्ण व्यवस्था को जानते हैं। तो क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, उसके बाद शूद्र हो गए, इन चारों को हम जानते हैं। इसको बताना चाहते हैं तो बता दीजिए कि भारत में जो है जातिगत स्वरूप को देखा जाता है, जिनमें कई लोगों की जाति समूह को वर्ण के रूप में बांट दिया गया है। यही है वर्ण व्यवस्था, है कि नहीं है? हालांकि वर्ण व्यवस्था भारत जैसे देश में अब नहीं है, सरकार की नज़र में नहीं है। अब कुछ जो है वैसी मानसिकता के जो लोग हैं, जो जातियों को जो प्राथमिकता जो देते हैं, जो जातियों को जो सर्वोच्चता प्रदान करते हैं, उनकी सोच के ऊपर है भाई। वैसे लोगों के नज़र में आज भी वर्ण व्यवस्था है। आज आप बड़े बड़े आप लोगों से जब पूछेंगे तो वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। हालांकि मेरा मानना नहीं है कि किसी भी समाज के अंदर जातिगत असमानताएं होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था रहेगा तो जातिगत असमानताएं होंगी, किसी के अधिकार को छीना जाएगा, किसी के अधिकार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक विभिन्नता उत्पन्न होगी। हालांकि है सामाजिक विभिन्नता, फिर सामाजिक विभाजन का स्वरूप होगा, फिर सांप्रदायिकता का रूप लेगा, किसी एक समाज का शोषण होगा। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर वो देश का स्वरूप अच्छा होगा ही नहीं। आज बहुत सारे लोग जो है भारत में किसी एक विशेष राष्ट्र को बनाने का नारा लगाते हैं कि ये राष्ट्र बनना चाहिए, वो राष्ट्र बनना चाहिए, धर्म के नाम पर। वो लोग जो है ना अनपढ़ है, वो लोग जाहिल है, उन लोगों को पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। धर्म के नाम पर किसी भी राष्ट्र को बनाना मतलब अपनी मूर्खता को प्रकट करना है, अपनी मूर्खता को प्रकट करना है। कोई भी राष्ट्र अगर धर्म के नाम पर है तो वह जाहिलों का राष्ट्र है। लेकिन एक समय के लिए, कब तक? जब उसमें, और ख़ास करके भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल भी धर्म के नाम पर राष्ट्र बिल्कुल गलत होगा। इसका हम कुछ कारण देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले कि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, सबसे पहले कि ये विविधता से भरा हुआ देश है। चलो आवाज़ मत करो, आवाज़ आ रहा है। सबसे पहले कि ये विविधता से भरा हुआ देश है। दूसरी बात कि आप जब इसमें देखेंगे तो भाषा भी अलग है भाई, भाषा भी अलग है ना। विविधता का मतलब बोल दिए कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे विविधता है। हर क्षेत्र में विविधता है, भाषा में विविधता है, जाति में विविधता है, धर्म में विविधता है, हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। और ऐसे राष्ट्र को आप कह रहे हैं कि किसी धर्म के आधार पर राष्ट्र को बना दिया जाए, तो सबसे पहले यहाँ जो आएगा वो दस्तक देगा कौन? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, है ना। तो सांप्रदायिकता सबसे पहले एंट्री मारेगा, सबसे पहले हिंसा होगा, अधिकारों का शोषण होगा, अधिकारों का शोषण होगा, अधिकारों का क्या होगा जी? शोषण होगा। किसके अधिकारों का शोषण होगा? निम्न वर्ग के लोगों का, निम्न वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यकों का। आप किस रूप में कहेंगे, आप किस रूप में कहेंगे कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनना चाहिए? क्या इतने बड़े बड़े जो क्रांतिकारी जो गुजर गए वो मूर्ख थे? वो बहुत ही ज़्यादा हमसे बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, और उनकी जो विचारधारा थी, आज यहाँ पूरे भारत में बड़े से बड़े विद्वानों के पास वो विचारधारा नहीं थी। वो दूरदर्शी थे, वो दूर की चीज़ों को वो सोच पाते थे कि आगे चल के क्या होने वाला है।
तो किसी भी राष्ट्र को धर्म के आधार पर बनाने से पहले ये सोचना चाहिए। आज पाकिस्तान का हाल क्या है, वही है, धर्म के आधार पर तो बना, लेकिन वो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को वो भूल गया कि हमें उत्थान भी करना है, हमें समाज में जो है बेहतरीन जो है आर्थिक विकास भी करना है, हमें समाज में जो है धर्म और जाति से उठकर एक नई विचारधाराओं में ढलना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। तो ये सब वो नहीं सोच पाया। अगर आप आज अगर धर्म के नाम पर अगर भारत को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, या अगर ये बोलना चाहते हैं कि नहीं जी हम राष्ट्र को जो है धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे, फलानवा धर्म ढिकनवा धर्म, तो आपका हाल यही होने वाला है, देख लीजिए। ये पढ़े लिखे लोग ही सिर्फ सोच सकते हैं, ये अनपढ़ लोग नहीं सोच सकते हैं। कारण ये है कि अनपढ़ के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, हो तो हो। चलिए खैर, हम आपको बता चुके हैं कि समाज में अगर ऐसी विविधताओं को अगर बढ़ावा मिला तो ये सब देखा जा सकता है। आगे आइए, अब आखिर इसका और क्या होगा। चलिए मान लीजिए आप अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिए, ठीक है, चलिए आप अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिए, जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के हो गए, सिख धर्म के हो गए, ईसाई धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए, जैन धर्म के हो गए। ये सभी धर्म को आप इनको कहाँ रखिएगा, कुछ लोगों का विचार ये है कि रहेंगे यहीं, तो फिर आपको वो राष्ट्र बनाना क्यों है, तो आपको वो राष्ट्र बनाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको करना यही चाहिए कि स्वतंत्रता और सद्भाव के साथ सबको रहना चाहिए। जो आर्टिकल में स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो रखना चाहिए। बड़े बड़े जो विद्यमान जो लोग हैं आज के दौर में, वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हालांकि वो माइक के सामने बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं। जब आर्टिकल 17 हमको जब कह चुका है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाए, जब कह चुका है कि छुआछूत को जब ख़त्म कर दिया, तो आज भी लोग मानते हैं। खैर, कई सारे न्यूज़ देखे जाते हैं ऐसे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ से सवाल आपको समझ में आ गया क्या पूछ सकता है, तो यहाँ से सवाल पूछ देगा वर्ण व्यवस्था, यहाँ से सवाल पूछेगा वर्ण व्यवस्था। अभी तक हम लोग 4 से 5 सवालों का जिक्र कर चुके हैं। हम बोले ना कि एक चैप्टर में मुश्किल से आपको 10 सवाल हम बताएंगे और उसमें से सवाल लड़ जाएगा एकदम पक्का, 8 से 10 सवाल। राजनीति में जाति का क्या, अरे भाई राजनीति तो जाति का मतलब सांस है, सांस, राजनीति में जाति। तो यहाँ आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, या बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। अरे भाई जाति ही सब कुछ है, जाति ही तो है जो कि जाति नहीं है। जाति रह जाती है, नहीं जाती है। जाति की भूमिका आप देखिए, हर क्षेत्र में जाति की भूमिका है, और ख़ास करके राजनीतिक क्षेत्र में, जब बड़ी बड़ी जब पार्टियाँ जब अपने चुनाव का जब खाका तैयार करते हैं, जब डेटा जब तैयार करते हैं कि हमें कहाँ से कितना % कौन सा वोट मिलने वाला है, तो वो किस आधार पर करते हैं भाई, जाति के आधार पर। भड़काऊ बयान देते हैं, किस आधार पर, जाति के आधार पर, है ना। एक समाज को दूसरे समाज से पृथक कर देते हैं, बांट देते हैं, किस आधार पर, जाति के आधार पर। एक समाज को, एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, किस आधार पर, जाति के आधार पर। और जानते हुए भी कि ये सारी चीज़ें आगे चलकर समाज में, आज आप एक काम कीजिए कि किसी एक विशेष पार्टी के मानने वाले को, एक लड़के को बुलाइए और आप उससे बोलिए कि ऐसा है जी कि वो गलत काम कर रहा है, आपसे लड़ बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो उस मानसिकता से नहीं सोच पा रहा है जिस मानसिकता से आप सवाल किए हैं। उसका बस मानना ये है कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो कह दिया गोबर माने हलुआ, तो कहेगा हलुआ। काहे हलुआ? काहे कि उसके माइंड में जो है ना भर चुका है, ये जहर भर चुका है कि जो मेरा पार्टी जो करेगा वही सही है। जब बात को समझ गए? तो आजकल के लोग नेता नहीं बाप चुन रहे हैं, तो भाई बाप जो बोलेगा सही है लेकिन जो शिक्षित जो लोग हैं वो बाप नहीं चुनेंगे, वो नेताओं के आचरण को देखकर चुनेंगे। आज क्या वजह है कि बड़े बड़े जो है पढ़े लिखे लोग जो है चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो जाहिल है, जो 2 अक्षर जो पढ़ा नहीं है, जिसको विधानसभा में जो है वो शपथ नहीं पढ़ने आ रहा है, वैसे लोग आज राज कर रहे हैं आपके ऊपर। कारण है शिक्षा का अभाव, सीधा सा बात है। और तो और शिक्षा का अभाव के साथ साथ आपकी ये राजनीतिक जो है भैया, जो डेटा तैयार कर रहा है, जिस आधार पे आपको राजनीतिक के जाति के आधार पर आपको भड़का रहा है, भड़कते रहिए, आप चुनते रहिए एक विशेष जाति वाले को, अपनी जाति वाले को वोट दीजिए। अरे आपको वो जानता तक नहीं है, आप जिस व्यक्ति को जाति के नाम पर जो वोट दे रहे हैं, आपको वो जानता तक नहीं है, और आप उसको जाति के नाम पर चुन रहे कि वो मेरा भला करेगा, कुछ नहीं करेगा। हमेशा और हमेशा शिक्षा ऊपर चढ़ के बोला है और ऊपर चढ़ के हमेशा बोलेगा। एक बात जान लीजिए। तो राजनीति में जो जाति की जो भूमिका है आप देख लीजिए, तो राजनीति का सारा जो रीढ़ है वो यही है भाई, जाति ही तो है।
जाति, इसका जवाब आप कैसे दीजिएगा? तो कहिएगा कि हम भारतीय राजनीति में खास करके बिहार की राजनीति में हम देखते हैं कि जाति का जो है बहुत प्रमुख भूमिका है। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति के ही आधार पर जो है भेदभाव करके और अपने चुनाव को निर्णय लेते हैं कि किस आधार पर हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप इसका भी आंसर एक बार देख लेंगे बढ़िया से। हालांकि हम जो बता रहे हैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं। हम आंसर बताने पे अगर आ जाए तो एक एक टॉपिक जो है 1-1 घंटा चलेगा। चलिए, तो राजनीति में जाति की भूमिका, राजनीति में जाति की भूमिका, ये सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात याद रखिएगा एकदम पक्का, जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछ सकता है चुनाव की जातीतियों में ह्रास की प्रवृत्ति। आखिर चुनाव में देखिए यहाँ पे कुछ अब किताब का जब पेज नंबर जब 18-19 जब आप खोलिएगा तो सुनिए, आप इसको जो है बढ़िया से पढ़िएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, सुनिए। बोला है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहें। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की अधिक संख्या हो सकती है, परंतु दूसरे जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति को वोट हासिल कर सत्ता में आता है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो विभिन्न जातियों को जो है वोट देने की कोशिश करते हैं। अभी जब आप आगे आइएगा तो आपको एकदम पूरा इसका आंसर मिल जाएगा कि कभी कभी राजनीति का यह भी कोशिश रहता है कि करीब करीब समान स्थिति वाले कई जाति समुदायों को जोड़कर गठबंधन बनाया जाए। जैसे भारत में आप जब देखेंगे, बिहार में जब आप देखेंगे तो मुसलमान और यादव है ना, इनको क्या होता है कि आरजेडी की जो पार्टी है, यानी आरजेडी जो पार्टी है वो क्या करती है, मुसलमान और यादव का समीकरण बनाती है और कहती है मुसलमान यादव भाई भाई, मुसलमान यादव भाई भाई, और जो है वही उनको वोट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब एक असल बात तो यह है कि जब सामाजिक कोई ऐसी बातें जब उठाने की जब बात आती हैं, या तो जो मुसलमानों के हक की हो जो या यादवों के हक की हो, तो उस आवाज़ को उठाने के लिए उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। समझ गए? तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो है राजनीतिक पार्टियां जो खेल रही हैं पहले उसको ख़त्म कर दीजिए। हर गांव मोहल्ले से एक विधायक उठा दीजिए, खेले ख़त्म। जितना इन लोग का समीकरण बन रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। बात को समझ गए? विचारधारा को बदलिए और विचारधारा से बदल के आगे कुछ अच्छा कीजिए, है कि नहीं है? तो इस प्रकार जो है जाति की जो भूमिका हम देखते हैं राजनीति में, ये इस प्रकार है। चलिए, धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति। तो हम अभी तुरंत आपको बता चुके हैं कि सांप्रदायिकता से एक सवाल पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। अब सांप्रदायिकता में होता क्या है तो सुनिए, आपके बुक के अकॉर्डिंग धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। किसी एक धर्म के लोगों को जो महत्व दिया जाता है अन्य धर्म के लोगों को नहीं दिया जाता। तो आप यही कहना चाहते हैं ना, आप यही तो कहना चाहते हैं कि जो भारत जो देश है, जो भारत जो राष्ट्र है, आप उसको धर्म के आधार पर देखना चाहते हैं कि कोई एक धर्म हो, कोई एक विशेष धर्म हो, इस राष्ट्र का कोई एक धर्म हो। तो आपको तो फिर भैया आपको संविधान जो है ख़त्म करना होगा कि लो भैया हम संविधान को नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान तो सीधा कहता है कि किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप जब धर्म के आधार पर जब देश को जब बनाइएगा तो आपको तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जो बहुसंख्यक जो है आपको उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी, और वो जो कहेगा आपको करना ही होगा। तो आप फिर अल्पसंख्यकों का क्या करेंगे? अल्पसंख्यकों का आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिर, है ना। आपको उनके दबाव में आना पड़ेगा। आज बहुसंख्यकों का फिर आपको दबाव में आना पड़ेगा, बहुसंख्यक जो कहेगा आपको करना पड़ेगा फिर। चलिए, राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप से सवाल आपसे पूछ सकता है, लेकिन यहाँ से यही बात है। देखो, सांप्रदायिकता मैंने कह दिया तो राजनीति से लेकर हर जगह, समाज से लेकर राजनीति से लेकर हर जगह सांप्रदायिकता वाला बात, तो आप उसको लिख देंगे धर्मनिरपेक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। चलिए, धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। अब जब हम इनको देखते हैं तो इनमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को सीखना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है क्या। आज हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है हम उसे पढ़ते तो हैं, है ना, पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, है ना, भारत को इस प्रकार से हम पूरा पढ़ते हैं। तो उसमें जो पंथ निरपेक्ष, हालांकि हम लोग इसको पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्ष,
है ना हो। तो धर्मनिरपेक्ष से मतलब क्या है? धर्म से अलगाव, राष्ट्र का धर्म से अलगाव, राष्ट्र का धर्म से अलगाव। क्योंकि जो संविधान जो बनाया गया है वो किसी धर्म को देखकर थोड़ी बनाया गया है भाई, वो धर्म को देखकर थोड़ी बनाया गया है। वो तो जो है बनाया गया है लोकतंत्र को देखते हुए कि लोगों का जो शासन है वो इस संविधान से चलेगा, लोगों का जो शासन है इस संविधान से चलेगा। धर्म को देख के थोड़ी बनाया गया है कि नहीं है? तो यहाँ आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया धर्म से, पंथ से अलगाव। जब हम अलगाव करते हैं किसी भी राष्ट्र का जब हम अलगाव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये राष्ट्र है वो धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आखिर करेगा क्या? तो धर्म से जाति से उठकर कुछ ऐसा करेगा जो राष्ट्र के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। धर्म से जाति से उठकर, याद रखें। तो धर्मनिरपेक्ष शासन की पहली अवधारणा तो ये है कि वो क्या करे, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कर ले, यानी कि धर्म से अलगाव कर ले, अलग कर ले अपने आप को राष्ट्र, लेकिन सम्मान सभी का करे, सम्मान सभी का करे। ऐसा नहीं कि कोई एक राष्ट्र मतलब कि धर्म से अलग कर लिया तो ले भैया कौनों के जो है धार्मिक विचारधाराओं का समर्थन कर ही नहीं रहा है। करे, सही चीज़ों का करे, गलत चीज़ों का नहीं करे। आज सत्ता में बैठे हुए जो बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो बहुत सारे जो महापुरुष हैं, वो क्या करते हैं कि उनको जो है क्या करना चाहिए कि खुद को धर्म से अलग करना चाहिए, और खुद को धर्म से अलग करके और राष्ट्र के उन्नति के लिए जो है कार्य करना चाहिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए जो है कार्य करना चाहिए। लेकिन आज के ये जो ढोंगी जो लोग हैं, आजकल के ये जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो धर्म में ही हस्तक्षेप करते हैं और धार्मिक भावनाओं को ही भड़का कर वो अपने आप को जो है सत्ता में लाते हैं। और दूसरा वाला खुश कैसे हो गया? अब उसको लग रहा है कि अरे बाप रे, हमारा नाम ले लिए, हमारे धर्म का नाम ले लिया तो अब वो एकदम उत्थान कर देगा। भाई छोटी सी सोचने वाली बात है कि जंगल में आग लगेगा तो खाली एगो चिड़िया का घर थोड़े जलेगा, पूरा जंगल जलेगा। तो वही बात है कि हिंदुस्तान में जब महंगाई होगा तो खाली मतलब एक समाज के ऊपर ही थोड़े महंगाई होगा, सब पे ना होगा। जंगल में आग लगने का मतलब चिड़िया भी जलेगी, कौआ मतलब कि शेर उर सब जल जाएगा भाई, बात सही है। तो यही चीज़ सोचना है, आदमी सोच नहीं पाता है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा ये है जी। आपको क्या करना है? पहला कि धर्म से अलग। दूसरा क्या करना है? दूसरी विचारधारा क्या है धर्मनिरपेक्ष शासन की? कि आपको सभी का सम्मान करना है, आपको सभी धर्मों का सम्मान करना है। तीसरा क्या है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना है, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हुए उनको संरक्षण प्रदान करना है। उनको क्या करना है? संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है जी। कोई भी भेदभावपूर्ण कानून नहीं बनाना है, भेदभावपूर्ण कानून नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष किए कहाँ, आप तो धर्म में घुस गए, सना गए, बुझा गया। चलिए आगे सुनिए। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक है। तो हम तो बताएं कि आपको जो है भेदभाव नहीं करना है, तब जाके आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाते हैं। संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में भी दखल दिया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम अभी क्या बोले, थोड़ा देर पहले अभी हम बोले कि राष्ट्र जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे, लेकिन कहाँ करे? जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर और धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर किसी एक विशेष वर्ग का शोषण हो, महिलाओं के साथ भेदभाव हो, किसी जाति का जो है अपमान किया जाता हो, किसी व्यक्ति का अपमान किया जाता, तो उस जगह पे राष्ट्र हस्तक्षेप करना चाहिए, है कि नहीं है? अब जैसे जब आप वर्ण व्यवस्था में जब आप पढ़ेंगे तो शूद्रों को जो है एजुकेशन से अलग रखा गया, महिलाओं को जो है एजुकेशन से अलग रखा गया, महिलाओं को और शूद्रों को जो है एजुकेशन से अलग रखा गया, है ना जी। तो अब आप बताइए, अब यहाँ राष्ट्र हस्तक्षेप ना करे, अब यहाँ राष्ट्र हस्तक्षेप ना करे, अब यहाँ अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? तब तो फिर सब बढ़ चढ़ के बोलेगा नहीं महिलाओं को। भाई आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बिल्कुल महिलाएं जो हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, लेकिन महिलाएं अपने गर्दन पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब पैर पे कुल्हाड़ी मारे वाला डायलॉग खत्म, वो खुद अपने गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रही है। बढ़ना चाहिए उसको, आगे करना चाहिए, तो वो जो है 2 वर्ड पे भाग जा रही है, क्या करिएगा। तो ऐसी विचारधाराएं समाज में घूम रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो है
दुख की बात यह है कि वो समाज उसको एक्सेप्ट कर भी रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है ना तो समाज को कोई ज़्यादा दयावान होना चाहिए, ना माँ बाप को दयावान होना चाहिए। समझ गए? एजुकेशन के लिए आप उसको फ्रीडम दिए हैं, एजुकेशन के लिए दीजिए, काम ख़त्म हो गया। बाकी चीज़ों के लिए बोल दीजिए कि जो है भैया आपको परमिशन नहीं है। चलिए, लैंगिक समानता। अब हमको लगता है कि इस चैप्टर से आपका संभावित सवाल खत्म। इतना सवाल अगर आप पकड़ लेते हैं जी, तो हम चैलेंज करते हैं आपसे कि इस चैप्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। एक और सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, इस सवाल देखो तो भारतीय राजनीति में महिला का प्रतिनिधित्व क्या है जी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? तो आपको उठाना है कहाँ, आज़ादी से पहले लेकर आज़ादी से पूर्व एक दो का नाम उठा लीजिए, आज़ादी के बाद का उठाइए, आज़ादी के बाद और अभी तक आ जाइए, आज़ादी के बाद और वर्तमान तक आ जाइए। अरे भाई बहुत सारा नाम मिल जाएगा, है कि नहीं? हैं, बहुत सारा नाम मिल जाएगा और बहुत सारी जो इनकी क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी। बात को समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे आप आज़ादी से पहले, जब आपकी किताब में खुद है विंध्यवासिनी देवी और इमाम कुछ ऐसे हसन इमाम के नाम से एक महिला थी जिन्होंने भाग लिया था असहयोग आंदोलन के समय, हैं बस सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जब नमक कानून को जब तोड़ा गया था दांडी यात्रा के समय, तो इन दोनों ने, अब देखिए चूंकि भारत एक लैंड लॉक कंट्री, बिहार एक लैंड लॉक जो है स्टेट है, तो उस समय बिहार की ही दो महिलाएं जो थी विंध्यवासिनी देवी और क्या बोलते हैं हसन इमाम, तो उन लोगों ने मिलकर जो है नमक कानून को तो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि भाई नमक कानून क्या बोलते हैं कि अब तो समुद्र के किनारे ना जाना पड़ेगा। अब समुद्र के किनारे जाकर नमक कानून तोड़ना पड़ेगा, तो भाई बिहार के पास समुद्र है कहाँ? तो इन्होंने क्या किया कि जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार किया, इन्होंने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया और बहिष्कार करके उसका समर्थन किया। तो आप इसको कह दीजिए कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व यहाँ से आज़ादी के बाद देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी से लेकर कई प्रकार की जो है राष्ट्रपति से लेकर कौन कौन है, वर्तमान में आप देख लीजिए आज के प्रधानमंत्री आपकी जो है राजनीति में अच्छी भूमिका निभा रही हैं, राष्ट्रपति, आज की जो आपकी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है भाई, बनी हुई है राष्ट्रपति के रूप में। और आप लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाई कि कितना % आरक्षण है, कितनी डेटा निकालिए आप कि कितने % महिलाएं अभी मौजूद में लोकसभा में है, कितनी % महिलाएं अभी राज्यसभा में, कितनी % महिलाएं अभी पंचायत में अपना देखिए। तो आजकल तो जो है भैया सरकार यहाँ तक कर दिया है, कहीं कहीं आरक्षण दे दिया है, इतना आरक्षण दे दिया है कि किसी किसी क्षेत्र में जो पंचायती जो राज्य व्यवस्था है, जो पंचायती राज्य जो व्यवस्था है, उसमें तो महिलाओं को ही सीट आरक्षित कर दिया है। कहा है कि जब लड़ेगी महिला, जब लड़ेगी महिला। अब लेकिन उस समाज में हो क्या रहा है, महिला को कह रहा तुम घरे रहो, हाँ मैं मुखिया पति, हाँ मैं मुखिया, हालांकि उसका संवैधानिक पद नहीं है। बिहार के अंदर कोई भी संवैधानिक पद है जी? कोई भी संवैधानिक पद थोड़ी है मुखिया का, कि मुखिया का पति है तो मुखिया कहलाएगा, वो संवैधानिक पद थोड़ी है। वो तो ज़बरदस्ती जो है हटाओ गाड़ी हुर डंटा वाला हाल हो गया। समझ गया बात को, कि हम मुखिया के पति हम मुखिया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है मुखिया पति। ये समाज की अभी भी देखिए सोच, आज भी समाज की सोच देखिए कि महिलाओं को अभी भी पीछे किया जा रहा है, मतलब तुम घरे रहो सब काम हम करेंगे। बात को समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे ढकेलने की जो है फिर से साजिश चल रही है। अब आपका यहाँ से चैप्टर 1 से सब सवाल खत्म। देखिए क्या बोला है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप क्यों नहीं लेती है, कैसे आपको बताया जा चुका है कि क्यों नहीं लेती है, क्योंकि वही सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेगा जो समाज में सबसे ज़्यादा जिसका बोलबाला होगा, जो सामाजिक विभिन्नता सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ के बोलेंगी वो। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, इसका भी आंसर हो गया। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। आप देखिए ना सामाजिक विभाजन कहाँ कहाँ, सामाजिक विभाजन जो है राजनीति को कहाँ से कहाँ लोकतंत्र को बदल के रख देता है, देख लीजिए। उसके बाद लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, ये सवाल नहीं पूछेगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका लोकतंत्र। अरे देखो लोकतंत्र रहेगा, लोगों का शासन रहेगा, चुने हुए लोग आएंगे, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक धर्म के लोग खाली एगो को वोट देंगे वही जीतेगा। तो सामाजिक विभाजन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका कैसा है, लोकतंत्र। क्योंकि किसी एक वर्ग की ना बात सुनेगा, ना दूसरा वर्ग रूठेगा, है ना, ना जो है सांप्रदायिकता होगी, ना सामाजिक विभाजन होगा। आज प्रधानमंत्री हमारे एकदम 100 में 100% एकदम तुले हुए हैं कि भैया सामाजिक विभाजन एकदम कर ही देना है, कर ही दिए हैं।
देख लीजिए आप। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन लोकतंत्र में पल रहे वो कीड़े, वो जो कीड़े हैं वो सबसे खतरनाक है, वो चर जाएंगे पूरे देश को, समझ गए। तो लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। भारत बिल्कुल बहुत खूबसूरत देश है, दुनिया का सबसे अच्छा देश है भारत, लेकिन इसमें जो पल रहे जो नासूर हैं वो पूरे के पूरे जो है शरीर को ख़त्म कर देंगे। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में आप आएंगे सत्ता साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में। जब आप जानेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विशेष रूप से संघीय शासन प्रणाली के बारे में जानना है, संघीय शासन प्रणाली के बारे में। तो यहाँ से एक सवाल पहला, अच्छा हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, संघीय शासन प्रणाली। चला देखते रहना, ऐसा नहीं कि बंद हो जाए हम इधर बकते रह जाए, क्या कि मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा कम है ना भाई, ये भी बात ध्यान में रखना है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं यार, 1 घंटा में हम सब खत्म कर देंगे, स्पीड है कि नहीं। दूसरा चैप्टर है कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। आप किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी को कैसे फैला सकते हैं, जब आप एक ऐसी व्यवस्था रखें। तो भारतीय जो है एक संघात्मक प्रणाली है, भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक और कभी कभी एकात्मक, कभी कभी एकात्मक कैसे है जी। मान लीजिए कि इमरजेंसी लग गया, मान लीजिए इमरजेंसी लग गया, तो उस समय भैया जो केंद्र है सारा कार्यभार खुद संभालेगा, कहेगा राज्य को तुम बैठ जाओ हम करेंगे। तो देखिए संघात्मक व्यवस्था की विशेषता क्या है, संघात्मक व्यवस्था की विशेषता कुछ ही इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले कि संघात्मक व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, एक केंद्र की एक राज्य की, एक केंद्र की एक राज्य की। संघात्मक व्यवस्था की एक और विशेषता क्या है कि केंद्र में कौन होगा जी, राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का प्रधान ही होगा, विधायिका का प्रधान, चलिए विधायिका का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री हो गया, एक न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, है ना। तो ये सभी के सभी हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका सबकी किसकी विशेषता है, संघात्मक व्यवस्था। भारत एक संघ है, तो संघ की व्यवस्था है ये सब सारी की सारी। चलिए संघ की और क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे जो है जब देश में जब कोई संकट आएगा तो सारी की सारी व्यवस्थाएं किसके पास चली जाएंगी, सारी की सारी शक्तियां किसके पास चल जाएंगी, केंद्र के पास। केंद्र के पास। कानून बनाने का अधिकार किनके पास चल जाएगा, केंद्र के पास। राज्य के हिसाब का कानून बनाने का अधिकार किसके पास चल जाएगा, केंद्र के पास। केंद्र के पास जो शक्तियां रहेंगी हम उसे संघ सूची में रखेंगे, हम उसे कहाँ रखेंगे, संघ सूची में रखेंगे। जो राज्य के पास जो सूचियां होंगी, मतलब राज्य को जो अधिकार प्रदान किया जाएगा वो राज्य सूची में रखा जाएगा, ठीक है। और जो दोनों के पास जो अधिकार होगा, जो जिस विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, हम उसे कहेंगे समवर्ती सूची। और जो नए खोज होंगे, जैसे कि मान लीजिए आज एआई है, एआई पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसको हम रखेंगे अभी भैया अवशिष्ट सूची में रखेंगे, क्योंकि अभी इसका डिसीजन नहीं हुआ है। अगर हो भी गया होगा तो हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। इतना सारा जब आप विशेषता पढ़ लेते हैं तो किसकी विशेषता है, संघ की। अरे यही तो सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए हमारी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में अंकित कर सकते हैं। पहला, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी प्रासंगिक इकाइयों के पास होती हैं, मतलब हम आपको बता चुके हैं कि केंद्र के पास और राज्य के पास सत्ता होती हैं। दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, केंद्र की और राज्य की। एक स्तरीय सरकार किसी भी कानून को नहीं बदल सकती है, मतलब अगर भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो केवल केंद्र उसको संशोधित नहीं कर सकता है, राज्य भी हस्तक्षेप करेगा, मतलब राज्य को भी अधिकार है। दूसरा हो गया, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, अपने अपने कार्य के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। अब मान लीजिए अगर केंद्र सरकार किसी कानून को बना रही है, सुनिए, केंद्र सरकार अगर किसी कानून को बना रही है तब उसका जवाबदेह राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार कहेगा हमारा क्या पता, ओकरा से पूछो जाके। तो प्रत्येक स्तर की सरकारें अपने अपने चीज़ों के लिए खुद जवाबदेह है, दूसरों के लिए नहीं। चलिए आगे देखिए और क्या विशेषता है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे मान लीजिए भारत है ना जी, भारत है, तो भारत में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो तो पहले तो भारत के नागरिक हैं, और दूसरा वो निवासी हैं। वो निवासी कहाँ के हैं जी, तो राज्यों के निवासी हैं, राज्यों के क्या हैं, निवासी हैं। तो जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, तो वो दोनों की दोनों सरकारें इन्हीं पर तो शासन करेंगी भाई। अरे हम भारत के नागरिक भी हैं, हम बिहार के निवासी भी हैं, तो केंद्र अलगे हमारा पे शासन करेगा, राज्य अलगे करेगा, अलग लोगों पर, वही हम ही लोग पे करेंगे। चलिए, नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं, जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं और बिहार के निवासी भी हैं, तो 2 पहचान हो गया मेरा,
ठीक है। दोहरे स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था एक लिखित संविधान के द्वारा दी जाती है। मतलब कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं केंद्र के लिए और राज्य के लिए संघात्मक शासन प्रणाली में, वो संविधान में पूरा लिखा जा चुका है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिक संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं, इसलिए ये दोनों सरकार के अधिकारों और शक्तियों को मूल स्रोत होता है। मतलब मात्र संविधान ही स्रोत है। संविधान ही स्रोत है किनका भैया? तो केंद्र के स्तर की सरकारों का और राज्य के स्तर की सरकारों का, सभी के अधिकारों को उसमें निर्दिष्ट किया गया है कि देखिए ये आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब आपका ये सवाल खत्म हो चुका है। तो आपसे यहाँ से सवाल क्या पूछेगा? आप जितना अभी आप जो बकवास मेरा सुने वो किसके लिए था? तो वो सवाल था कि भारतीय मतलब संघीय व्यवस्था का विशेषता, संघ की व्यवस्था का विशेषता, संघ की विशेषता। चलिए इस सवाल का ये आंसर था। अरे भाई मैट्रिक में बहुत पढ़ना है, ये आदमी जो है ना मालूम है साइंस और सोशल साइंस का चोंचला जो झुंझुन्ना जो लेके दे देता है ना बच्चा को कि लो 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 हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आपको जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स आपका एकदम माइंड यहाँ से वहाँ एकदम चल जाएगा ना पक्का। जो बच्चा एवरेज था ना अब वो 100%, अरे मैट्रिक में मतलब आज के दौर में 80 से 85% लाना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे भाई पिछले बार का जो है मेरे स्टूडेंट का, एक मेरी स्टूडेंट है उसका अच्छा खासा नंबर आया है भाई, 442 नंबर आया है, बताइए। तो कहाँ है अब? होता क्या है ना कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है इस बात को सोचता है हम मैथ में तेज तो हम मैथ में 100, अरे कितना लाओगे तुम? 100 में 100 लाओगे। साइंस में तुम लाओगे और सोशल साइंस हुआ कहाँ पढ़ोगे? सोशल साइंस तो थोड़ा खेल खत्म है तो लो नंबर कटेगा ही कटेगा। अरे हमारा तो हम इस बार तो हम बोलते हैं जी इस बार 90 से 95% तो आपकी मेरे कोचिंग का आना ही चाहिए एकदम। आपको हम बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए, आज रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आ ही सकता नहीं आएगा चलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था, अरे अभी अब जो बताए हैं सब भारतीय संघीय शासन की व्यवस्थाएं हैं तो वही आपको लिख देना है। देखिए क्या बोला है, सुनिए। संघीय व्यवस्था की सबसे पहली शर्त के रूप में भारतीय संविधान में दो तरह की सरकार की व्यवस्था की गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार कहते हैं, एक राज्य के लिए जिसे हम राज्य स्तरीय सरकार कहते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य के कार्य के अधिकारों को बांटा गया है। राज्य सूची संघ सूची करते रहिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब आप कहिएगा कि संघ सूची कोची, राज्य सूची कोची, तो भैया संघ सूची मैंने कहा जिस पर केंद्र कानून बना सके। जैसे मान लीजिए केंद्र किस पर कानून बना सकता है जी? संविधान में मान लीजिए संशोधन वगैरह कर रहा है तो, या अगर दूसरा अगर देखिएगा आप रेलवे वगैरह के ऊपर अगर कानून कोई बनाएगा, चाहे सेना वगैरह के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना होगा, मतलब जो भी, या क्या बोलते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के बारे में अगर कोई कानून बनाना होगा तो सब कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, राज्य थोड़ी बनाएगा। राज्य के पास क्या है? राज्य के पास क्या अथॉरिटी है? शिक्षा का है, हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य का है, पुलिस का है, सड़क का है, इन सभी का जो है व्यवस्था किसके पास है? राज्य के पास है। तो आपको संघ सूची और राज्य सूची याद रखना है। भाषा नीति के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। भारत में भाषा नीति का बहुत बड़ा लोचा रह चुका है। अभी वर्तमान संविधान में चला, अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है कि भैया ये जो है संविधान में उल्लेखित इसलिए की गई है कि इनको जो है माना जाएगा कि संवैधानिक भाषाएं हैं। कई ऐसी भाषाएं हैं जो अभी भी भारतीय संविधान में मौजूद नहीं है। अभी बहुत सारा आवाज़ उठता है कि भोजपुरी के शामिल कर दो, तो ये कर दो। पहले भोजपुरी में तुम अपना भाषा तो सुधारो भाई पहले तो जो है 2 रुपया दे के गाना बना देते हो गंदा गंदा पागल की तरह गलीज। तो भाषा नीति में अब अगर जानेंगे तो भारत में 40% से अधिक लोग हिंदी बोलने वाले हैं। तो इसी के ऊपर जो है भैया एक बार भारत की आज़ादी के बाद बहस छिड़ गया कि आखिर किसको जो है भाषा, किसको राष्ट्रीय भाषा के आधार पर माना जाए। तो वो बोले कि हमारा भाषा मानो, वो बोले कि हमारा भाषा मानो। तो इसी प्रकार से बहुत सारी विवाद चला, जिसके बाद जेबीपी समिति ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी कि फलानवा भाषा के आधार पर हमारा राज्य बनाओ, फलाना ढेकानवा भाषा के आधार पर हमारा राज्य बनाओ। अब मान लो कि जो क्या बोलते हैं तमिल जो क्षेत्र था, तेलुगु जो क्षेत्र था, वो बोला था हमारा तेलुगु भाषा के आधार पर बनाओ हमारा राज्य। बात को समझे। पंजाब बोलेगा कि हमारा पंजाबी भाषा पर। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और जेबीपी समिति जो थे उसने भी विरोध किया, है ना। और उसके बाद लास्ट में एक समिति बना था, क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने उस समय भाषाओं के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठित किया। किसने? फजल अली आयोग ने। भाषा के आधार पर पहली बार जो राज्यों का जो गठन हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भाषा के आधार पर बने थे। इसको याद रखना है थोड़ा सा। तो 22 भाषाओं का। अब आपसे पूछ सकता है एक सवाल कि बताइए कि यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है
कहाँ गया सवाल बाहो? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। हाँ, यहाँ से ही भाषा नीति के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कई भाषाओं को जो है मान्यता दिया गया है, उसके बारे में हो सकता है कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन के बारे में नहीं पूछेगा, इतना इतना डीप सवाल नहीं पूछेगा। अरे 10th क्लास में कितना पूछेगा भाई। चलो अब ग्राम पंचायत। अब आइए, अब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितनी सरकारें, कितने स्तर की सरकारी हैं सरकार? अरे यार सॉरी, कितने स्तर की हैं? ग्राम पंचायती व्यवस्था 3 स्तर की हैं। कौन सी? ग्राम पंचायत है ना, हो जिला परिषद और भैया नगर पंचायत, ये 3 हैं। अरे नहीं, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, भूल गए हम। अच्छा, इसको काट दिया जाएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर की जो है ग्राम पंचायत को बनाया गया है। 3 स्तर का इसलिए बनाया गया है, पहले 2 ही स्तर की थी, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं, एक समिति आया था, देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, उस समिति के तहत जो है इसको 3 स्तर का बनाया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें नाम दिया होगा आपका, कौन सी समिति आई थी, एक बार देख लेंगे। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत क्या था, इसमें कितने जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत को बनाया जाता है, कितने जनसंख्या पर वार्ड को बनाया जाता है, ग्राम पंचायत का क्या काम है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत में न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है, मुखिया, सरपंच, इस सब के बारे में बताना है थोड़ा सा। पंचायत समिति के बारे में आपसे सवाल नहीं पूछेगा, जिला परिषद के बारे में सवाल नहीं पूछेगा, उम्मीद बहुत कम है। नगर पंचायत के बारे में आपसे सवाल पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। इसको एकदम लिख ही लीजिएगा। नगर पंचायत में कौन कौन हो गया? नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, इन सभी को देख लेंगे। इसका अध्यक्ष कौन होता है? नगर परिषद का जैसे काम हो गया, नगर की सफाई कराना, सड़क और नलियों को बनाना, लाइट वगैरह लगवाना है, बहुत सारा काम है भाई। तो नगर वगैरह वाला देख लीजिएगा। यहाँ से आपका पूरा सवाल हल हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब आ जाइए लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अब यहाँ से जन संघर्ष की भूमिका आपसे एक बार पूछ सकता है कि जो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपसे पूछेगा, एकदम 100% पूछेगा। जो इंदिरा गांधी के समय जो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपसे पूछेगा। जो छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को अपना नेतृत्व प्रदान किया, जो है जयप्रकाश नारायण ने अपना नेतृत्व प्रदान किया इस आंदोलन के लिए, बिहार का छात्र आंदोलन। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। चिपको आंदोलन आपको भूगोल में भी पढ़ना है, जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जो पेड़ पौधे काटे जा रहे थे उनके ऊपर हुआ था। दलित पैंथर्स के बारे में सवाल इस बार पूछा जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के बारे में खाली डेट याद रखिएगा, कब बनाया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन डेट याद रखिएगा, यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बार पूछ लीजिएगा, काहे किया गया था, क्यों किया गया था। सूचना का अधिकार आंदोलन एकदम 100% याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाला भी याद रखिएगा पूरा। चलिए, हाँ, यहाँ से अब बहुत सारा सवाल पूछता है कि बताइए कि नेपाल में जो विद्रोह हुआ था काहे हुआ था। अरे भैया, नेपाल शुरू से विद्रोह कर रहा है, देख रहे हैं। 2008 में जो है 2008 में यहाँ का 2008 में सत्ता उलट पलट कर दिया था सब, 2006 या 8 में। चलिए, बोलीविया में जनसंघर्ष काहे हुआ था, तो भैया पानी की कीमत को लेकर हुआ था, इसको याद रखे रहेंगे। श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए प्रतिस्पर्धा काहे हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। बस ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप याद करने के लिए है। राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का जो है प्राण मान लीजिए आप, लोकतंत्र का प्राण मान लीजिए एकदम। काहे कि इसको लोकतंत्र का प्राण ही कहा गया है। अब राजनीतिक दल के क्या कार्य? पहला काम कि जो नीतियाँ एवं कार्य क्रियान्वयन तय करना। भाई नीति कौन बनाएगा, क्रियाकलाप कौन करेगा, सब कौन करेगा? राजनीतिक दल। जब तक राजनीतिक दल नहीं होगा, देखिए अब मान लीजिए कोई एक घर है, तो घर का कोई एक गार्जियन होना जरूरी है ना। तो वैसे ही राष्ट्र है, कोई ऐसी जो है राष्ट्र है, तो राष्ट्र में जो है कोई एक व्यक्ति राष्ट्र को कैसे चला जाएगा? तब तो भैया राजतंत्र हो गया, तब तो राजतंत्र हो गया। ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों को चुनकर भेजा जाएगा। कहाँ पे? आपको संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यों में विधानसभा में और विधान परिषद में भेजा जाएगा। बात को समझें आप। तो यहाँ पे जो है जो लोग आएंगे अपनी भूमिका निभाएंगे, और वो एक मजबूत सरकार का गठन करेंगे। एक मजबूत सरकार का जो है लोकसभा और राज्यसभा, एक मजबूत सरकार का गठन करेंगे। सरकार का गठन करने के बाद नीतियाँ बनाएंगे, क्रियान्वयन तय करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको देखेंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, नौकरियां देंगे, इन सभी का जो है कार्य करेंगे। देखो, चुनाव का संचालन करेंगे, शासन का संचालन करेंगे, लोकमत का निर्माण करेंगे। इन सभी को आपको लिख देना है, समझ गए? यहाँ से सवाल भैया इंपॉर्टेंट होने ही वाला है कि क्या बोलते हैं राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, राजनीतिक दलों के कार्यों की चर्चा करें।
है ना। राजनीतिक प्रशिक्षण, दलीय कार्य। अच्छा, इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं भाई। मान लो कोई राजनीतिक दल में चल गया तो कौआ को गधा, तो गधा को कौआ कहना ही पड़ेगा। अगर राजनीतिक दल जो कह रहा है कहिए। आज बीजेपी का अच्छा, हालांकि किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल का आज अच्छा पढ़ा लिखा नेता है, लेकिन आप उसको अच्छा से अगर देखेंगे तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जाहिल वाला बात करता है। अब हम एक ठो नेता का देख रहे थे वीडियो, कह रहा है कि जो गोबर जो होता है वो कोहिनूर से भी महंगा है। अरे भैया, जब महंगा है तो तुम ऐसा करो कि पूरे बिस्तर के चारों ओर सजा लो, क्या अर्ज है। अरे यार, मतलब गजब अशिक्षा वाला बात कर रहे हैं आप। तो ये इससे उठिए। तो राजनीतिक दलों की कुछ चुनौतियां हैं कि आंतरिक स्वतंत्रता की कमी होती है। राजनीतिक दलों में क्या होती है? आंतरिक स्वतंत्रता की कमी होती है। अब उसको वही मानना पड़ेगा जो उसका बड़का नेतवा कहेगा। हाँ 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 हाँ, बस वही कहते निकल जाएगा। अब वो गलत भी है, लेकिन उसको कहना पड़ेगा। तो ये जो है आंतरिक स्वतंत्रता की कमी हो गई। अब जो राजनीतिक दल जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, राजनीति में जो बड़े लोग जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा। कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं भाई, तो उसको भी आप लोग देते हैं। नेतृत्व का संकट। आज मोदी जी हैं, पूरा नेतृत्व उन्हीं के ऊपर है कि मोदी मोदी मोदी। लेकिन आज अगर मोदी जी अगर मान लीजिए मृत हो गए, ऐसा हो ना, मान लीजिए अगर मृत हो गए तो क्या होगा? तो फिर नेतृत्व संकट में पड़ जाएगा। वो कहेगा हम बनबो प्रधानमंत्री, वो कहेगा हम बनबो प्रधानमंत्री। तो अब जो है बीजेपी का कोई चेहरा नहीं रहेगा। या मान लीजिए अभी कांग्रेस का राहुल गांधी एक चेहरा है, फिर वो लड़ेगा हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, ऐसे लड़ाई हो जाता है। तो इसमें जो है नेतृत्व का भी संकट होता है राजनीतिक दलों के लिए। वंशवाद बहुत बड़ी चुनौती है। कोई भी देखिए, राजनीतिक दल का कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि हमारे बेटा के अलावा कोई सीएम बने। आज लालू यादव कहा नहीं खुल के बोलते हैं कि हमारा बेटा सीएम नहीं बनेगा, कोई बिहार का कोई और बनेगा। तो वंशवाद को खत्म करने के लिए बेचारा प्रशांत किशोर जी आए, बताओ उनको एक को सीट नहीं दिया सब। तो कहाँ वंशवाद खत्म होगा? खुद पहले ऐलान कर दे रहा है कि हम सीएम। कैसे तू सीएम? जो योग्य वो सीएम, जो योग्य वो सीएम। तो ये वाला जो बात रहेगा ना, तब न रहेगा है। कोई भी चौथी पाँचवीं फेल आदमी जो है कुछ बन जा रहा है बात को समझ रहे? तो जो एजुकेट हो उसी को बनना चाहिए ना भाई। तो यहाँ वंशवाद बहुत बड़ी। सिद्धांतहीनता की कमी। कहा कुछ और कर कुछ और रहा है। कहा कि हम 10,000 रुपया देंगे, हम 15,000 रुपया देंगे, हम 20-20 लाख रुपया खाता में डालेंगे, ले तेरी। तो इस सिद्धांतहीनता की कमी हो गई, जो कहा वो करिए नहीं रहा है। तो राजनीतिक दल की सबसे बड़ी गंदी विचारधारा है। बात को समझ गया? अवसरवाद, अवसर दे रहा है, खूब दे रहा है अवसर, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। तो ये भी एक जो है ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह और उनके स्थापना दिवस को याद रखना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा, इसको याद रखना है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 1980, चुनाव चिन्ह याद रखना है कमल। और कांग्रेस का याद रखना है आपको पंजा छाप। समाजवादी पार्टी का साइकिल। ठीक ना। इनके संस्थापक का भी नाम याद रख लेना है, तो इसको याद रखे रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी वाला अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखिएगा 1980 में। बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता यूनाइटेड, सभी को याद रखिएगा। यहाँ से आपका सवाल 100 में 100% आने वाला है। राजनीतिक दल से दूगो तो सवाल आइए जाएगा। चलिए, ये भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब जो आपका लास्ट जो चैप्टर जो बचा हुआ है जी, चलिए, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सवाल जो बनने वाला है, एक सवाल बन जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि लोकतंत्र कितना सफल है, बताइए। तो आज आप जो भारत का जो चेहरा जो देख रहे हैं आज कई वर्षों से, आपको लिख देना है, वही है लोकतंत्र की उपलब्धि। लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बस इतना ही रखना है। बाकी इस चैप्टर से कोई सवाल है नहीं। चलिए, लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं। विभिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं भैया। लोकतंत्र को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कब कहाँ से जो है विद्रोह होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आज की सरकार की तरह अगर भारत में अगर सरकार रहे तब तो क्या ही बात है सब लोकतंत्र को दबा देगा, ले घंटा। जे बोलेगा ओकरे जेल में डालेंगे, जे बोलेगा ओकरे जेल में डालेंगे। तो आज का ये नीति बन चुका है। देखिए ना, आज अरे अभद्र काम कर रहा है भाई। आजकल का जो है संवैधानिक पद पर अच्छा आदमी अभद्र काम कर रहा है। उनकी विचारधाराओं को जब आप पढ़िएगा ना, तो एक विचारहीन व्यक्ति मिलेगा आपको। मतलब उसकी क्या विचारधारा है भाई। आज हम जो है सीएम नीतीश जी का देख रहे थे एक तो वीडियो, तो उसमें देख रहे हैं कि एक महिला का जो ऐसा करके, अरे क्या है यार, ये सीएम है? सीएम नहीं है भाई। ये सिद्धांतहीनता, विचारहीनता, सब हीन आदमी है क्या कहिएगा अब। तो अब उसके कुछ समर्थनकर्ता भी हैं जो और भी नीच हैं, जिनको ये जो है बात नहीं पता चलता है कि महिलाओं का जो है सम्मान क्या होता है। तो वही लोग जो महिलाओं का जो अपमान करते हैं, वही सम्मान की बात कुछ दिन बाद करेंगे, तो क्या कीजिएगा। खैर, आज हम आपको जो है पूरा का पूरा पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। और आप यकीन कीजिए कि अगर पॉलिटी को अगर आप देख लेते हैं, अफसोस है हमें कि हम पूरा नहीं करा पा रहे हैं। हम एक एक टॉपिक करवाते, लेकिन अफसोस की समय नहीं है। अब हम
थोड़ा सा एक बार हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कल से हम लोग का क्या शेड्यूल होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। काहे कि भाई बहुत सारे लोग जो है तबाह है कि कब वीडियो आता है कब नहीं आता है, इसके लिए बहुत सारा जो है प्रॉब्लम है। तो देखिए हम लोग जो है 45 दिन जो गोल्डन डे है हम लोग उसको तय किए हैं, टोटल जो है 45 दिन। और इस 45 दिन में हम लोग 15 दिन अब मैथ करेंगे, 15 दिन मैथ करेंगे, 15 दिन हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, 15 दिन ऑब्जेक्टिव करेंगे, चाहे मैथ हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, चाहे सोशल साइंस हो जाए, सबका करेंगे। और 15 दिन हम लोग जो है सोचे हैं कि पर्सनली 15 दिन जो है मॉडल पेपर को जो है किया जाएगा। अब देखिए भैया हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम मॉडल पेपर के आपको सिर्फ सवाल बता सकते हैं पढ़ के इसे कि हाँ भैया ये सवाल है, इसे मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ये आपसे बन जाएगा। तो डिजिटल बोर्ड रहता है तो आदमी PDF लगा देता है, सब बता देता है, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड की कमी है थोड़ा सा, है ना। तो ये हम लोग का स्ट्रेटेजी है। और आपको जो है कल पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ लेना है। और हिस्ट्री बता ही दिया जा चुका है, पॉलिटी बता ही दिया जा चुका है आज, और जियोग्राफी आप पढ़ ही चुके हैं इससे पिछले दिन। तो आपको कल बताया जाएगा इकोनॉमिक्स। और 18 तारीख को, आज 17 है, 18 को डाल दिया जाएगा 19 तारीख को कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा। 20 तारीख से आपको मिलेगा मैथ और चैप्टर 1, मैथ का चैप्टर 1 का रिवीजन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है सब लोग बने रहिए और जो है ना फुल एकदम तैयारी कीजिए, एकदम धांसू, एकदम नंबर एकदम चीर के फाड़ के लाना है। और एकदम शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर करने का मन होगा ना तो कर देना है, काहे कि सब्सक्राइब अगर करिएगा तो नहीं लगता है कि थोड़ा सा कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एकदम बढ़िया एकदम स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए, हम आपको कभी भी बाधित नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। आप बिल्कुल बस आप अपने साथी संगतियों को जो है शेयर मारते रहिए, एकदम दे दनादन एकदम खूब। लेकिन यार जलनखोर है तुम लोग, शेयर नहीं करता, वो कहता है कि हाँ हम करेंगे शेयर, हमारा ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, याद रखिए हम पहले बता चुके हैं कि भला करना है। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों, बने रहिए, ठीक है।